अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्ट्रॉबेरी उत्पादन एक सफल किसान का अनुभव, फूलों और फली बनने की अवस्था पर मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, अच्छे विकास के लिए मुर्गियों और चूजों की देखरेख कैसे करें, लाल रंग का रसीला स्ट्रॉबेरी अपनी मनमोहक सुगंध और स्वाद के कारण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। इसका कई रूपों में उपयोग भी किया जाता है। गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर अब इसकी खेती लगभग सभी जगह होने लगी है। और आज हम आपको हरियाणा के खेड़ी नीरू गांव के किसान दलबीर सिंह से मिलवाते हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी उपज और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि स्ट्रॉबेरी की खेती में वो क्या क्या प्रबंधन करते हैं। हमने ये जो स्ट्रॉबेरी की फसल कर रखी है, ये 2.5 एकड़ में है। जो 1.5 से 2 लाख तक एक किले में, मतलब सारा खर्चा निकालने के बाद इसमें बचत हो जाती है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी के पौधे 4 भागों में बांटकर अलग अलग समय पर लगाएं, ताकि स्ट्रॉबेरी का अच्छा बाजार भाव मिल सके। और इसका पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 1.5 फुट होनी चाहिए। और बेड इसके जो है कम से कम 1 से 1.25 फुट के ऊंचाई होनी चाहिए बेड की। और चौड़ाई इसकी कम से कम 3 फुट होनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी की फसल में मल्चिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही खरपतवार की भी समस्या से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की फसल में कई प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ, बीमारी तो इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं। फंगस वाली है, इसमें जो है सुंडी भी आती है, और मकड़ी होती है कि लाल मकड़ी, उसका भी इसमें प्रकोप काफ़ी होता है। तो ये तो सारी चीज़ें जो है देखने वाली होती हैं। जैसे अपने फसल आकर देखेंगे हम, तो उसमें पता लग जाता है भाई इस टाइम इसमें सुंडी आई हुई है और इस टाइम इसमें फंगस आई हुई है। फंगस से जो है पौधा जो है सूखना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात जो है नीचे वाले कीड़े की है, वाइट रंग का कीड़ा होता है कि काले मुँह वाला, वो भी इसमें काफ़ी नुकसान कर देता है। और दूसरी बात जो है इसके साथ साथ दिमक जो है नीचे से, दिमक की दवाई भी इसमें डालनी पड़ती है। दिमक का भी इसमें ज़्यादा वो है, क्योंकि ये मिठास होती है इसके अंदर। और वो जो है दिमक एकदम जो जहाँ भी जितनी ज़्यादा मिठास होगी, दिमक एकदम उसके ऊपर प्रकोप करती है अपना। और इसमें जो है हम बचाव वाले तो जैसे हम मतलब दिमक वाली है उसमें जो है अपना क्लोरो का प्रयोग करते हैं। फंगस वाली है इसमें रेडोमिल है, बावस्टीन वगैरह हैं, कवच है। ये सारी जो है जितनी भी फंगस वाली दवाइयाँ हैं, मतलब इसको बदलते ये नहीं भाई हम एक दवाई एक बार में डालें, नहीं, उसको जो है जैसे एक स्प्रे अभी दूसरी दवाई का किया है उसके बाद उसको बदल गए चेंज करते रहना चाहिए। कम ज़्यादा से ज़्यादा बस हफ्ते या 10 दिन का ही इसमें गायब होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी ज़्यादा मतलब पौधे देख रहे हैं आप, ग्रोथ है, ग्रोथ के हिसाब से धूप और हवा इसके अंदर से नहीं गुजरती। अगर धूप हवा नहीं लगेगी
तो पौधा जो है वो फंगस ज़्यादा मतलब उसको जकड़ लेती है उसमें अपने, तो इसीलिए इसमें फंगस वाली ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है इसकी। इसमें 1 एकड़ में जैसे हमारा तो ये 4 बीघे का किला होता है, 5.5 के किले हैं, उनमें 28 से 30 हज़ार का लगभग पौधा होना चाहिए। इसमें 22 से 24 हज़ार पौधा होना चाहिए, जैसे हमारा 4 बीघे का किला है। इसमें 1.5 से 2 लाख के लगभग मतलब जो है आराम से मतलब इनकम बचत हो जाती है, सारा खर्चा निकाल। खर्चा इसमें कम से कम 5 से 5.5 लाख 6 लाख तक का खर्चा आ जाता है 1 किले में। पानी इसमें ड्रिप से जब तक जो है फूल नहीं आता उस टाइम तक इसमें स्प्रिंकलर चलते हैं, फुहारे, और वो कंटिन्यू दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे तक दिन में फुहारा चलना चाहिए। अगर जो मैं जिस टाइम फिर इसमें फूल आ जाता है, फूल में आने के बाद फिर इसमें फुहारा बंद कर देते हैं, क्योंकि फुहारे से फिर जो फूल में पानी आता है ना, तो फूल के ऊपर पानी रुक जाता है। जैसे फूल पर पानी रुकेगा तो वहीं मतलब फूल पीला होना शुरू हो जाता है और वो ख़राब हो जाएगा। तो उसमें पॉलीथीन बिछा गए, उसके बाद इसमें ड्रिप से पानी देना पड़ता है। ड्रिप से ही इसमें खाद दिया जाता है और ड्रिप से ही पानी देंगे। स्ट्रॉबेरी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने हेतु खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। तो इन्होंने कौन कौन से पोषक तत्व कब और कितनी मात्रा में दिए, आइए इस बारे में तमाम जानकारी लेते हैं इन्हीं से। खाद की मात्रा जैसे हम यूरिया इसमें डालेंगे 1 किलो यूरिया, 1 किलो मतलब जो है NPK 19 और एक मल्टी के बोलते हैं हम जिसको कैल्शियम जिसको बोलते हैं 1 किलो, मतलब 3 किलो खाद एक दिन छोड़ गए। हर तीसरे दिन मतलब जो है 3 किलो खाद इसमें दे देना चाहिए। मार्केटिंग इसकी सारी की सारी दिल्ली ही है। किसानों को तो यही सलाह देते हैं, जैसे छोटा मेरे वर्ग का कोई छोटा जमींदार 2 से 2.5 किलो वाला, तो वो उसके परिवार को भी उसको काम पाया रहे। परिवार मतलब जो है काम करने वाला होना चाहिए, ये नहीं भाई मतलब जो है मैंने लगा दी और मजदूरों के भरोसे जो है लगे रहे। अब जैसे हम हैं यहाँ 2 तो नौकर रखे हुए हैं और हम 2 भाई हैं, दोनों भाई हम खेत में ही तकरीबन रहते हैं और हमारी लेडीज़ भी हैं, वो भी हमारे जो है सभी मजदूरों के साथ काम करते हैं। पैदावार तो जिसकी जो है इसको मतलब रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, पीले वाली ज़्यादा बेटर सबसे वही है, इसीलिए इस हार में उनके लिए ज़्यादा बेटर है। हम तो यहाँ हमारा ये थली वाले खेत हैं जिसका पीला रेत है, जो थोड़े बहुत एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किले ही हैं यहाँ थली वाले, जिसको हम थली बोलते हैं, ऊंचाई वाला खेत है। तो हमारे ये पीला रेत है सारा का सारा और इसी में ये ज़्यादा मतलब बेटर है। सरकार की तरफ से इसमें जैसे ड्रिप्स और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। 1 किले पर इसकी सब्सिडी जो है 40,000 रुपये है और अगर जैसे हम 2 किले लगाएंगे उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा पर एकड़ जो है 20,000 रुपये आगे देगी गवर्नमेंट। जैसे 1 किले पे 40,000 रुपये दे दिए, 2 किले लगाएंगे तो उस पर 60,000 रुपये सब्सिडी होगी गवर्नमेंट की तरफ से। पौधे तो ये जो है इसमें हिमाचल से जैसे ठंडा एरिया है वहीं इसकी पौधे तैयार होते हैं। हमारा तो यहाँ ज़्यादा गर्म एरिया है और जैसे हम ये अपने पौधे हैं ये जो है जैसे ही लू चलेंगी, लू चलने के साथ सारा पौधा जो है अपने आप ही जुड़स जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। ये हिमाचल में ज़्यादा बढ़िया मतलब जो है पौध तैयार होती है। इसका लगाने का समय क्या है? इसका समय सारा ही जो है सितंबर से शुरू करके पूरा नवंबर का महीना, 15 सितंबर के बाद और पूरा अक्टूबर का महीना इसमें जो है ये लगाया जाए। फल इसका 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद इसका फल जो है चालू हो जाता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सब्जी हेतु हरी मटर के लिए देर से फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं। अतः वो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आज मैं आपको फल तथा फूल की अवस्था पर आ रही मटर के प्रबंधन के बारे में बताएंगे। जैसा कि किसान भाई इस बात से जागरूक हैं कि ये सब्जी की मटर
विशेष रूप से सब्जियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठंड के मौसम में इस फसल का विशेष रूप से उत्पादन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इसे समय पर हम बुआई करते हैं, इसका फसल प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन पर असर पड़ता है। जैसा कि फसल प्रबंधन में सबसे पहले बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मटर की फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इससे जो खरपतवार हैं, अगर हमारी आ जाते हैं या उग जाते हैं तो वो हमारी मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों का ग्रहण करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। इस प्रकार से ये आवश्यक हो जाता है कि हम फसल को खरपतवार मुक्त रखें, जिससे उत्पादन अच्छा मिले। किसान भाइयों, फूल की अवस्था पर आने से पहले मटर को खरपतवार मुक्त करने के लिए, वो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों अथवा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, इनको खुरपी की सहायता से खेत से निकाल देना चाहिए। इसी समय खेत में जो हल्की गुड़ाई हो जाती है, इससे फसलों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा की। तो जैसा कि हम जो इसके मुख्य उर्वरक तत्व होते हैं, उनको बुआई से पहले ही, क्योंकि कम नत्रजन चाहने वाली फसल है, इसको बुआई से पूर्व ही हम सभी पोषक तत्वों को, NPK आदि जो रासायनिक उर्वरक हम देते हैं, उनको बुआई से पहले ही हम खेत में दे चुके होते हैं। अतः बाद में ऐसी अवस्था पर अगर हमारी फसल में पीलापन अथवा पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो रही है, तो 2% यूरिया के घोल का छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। ऐसी दशा में अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव फसल पर पड़ता है। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है, तो इसमें प्रमुख रूप से जो कीट लगता है वो फली छेदक कीट लगता है। मटर की फसल इस समय पुष्पन और फलियां बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल में फली छेदक कीट, जिसे फली खाने वाला इल्ली के नाम से जाना जाता है, उसका प्रकोप काफी देखने में आता है। ये इल्ली जब फली में दाने पड़ने लगते हैं तो दानों को खाकर नष्ट कर देती है, जिससे मटर की पैदावार में काफी कमी हो जाती है। तो कैसे बचाएं इस कीट से अपनी मटर की फसल को? अगर समय पर हम किसी भी कीटनाशी जैसे रोगोर की 1.5 मिलीलीटर की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से अगर हम फली बनने की अवस्था पर छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर इस प्रकार से हम समय पर फसल की देख रेख करेंगे, उसका प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें 80 से 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होगी तथा बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन व्यवसाय प्रदेश में धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, क्योंकि इस व्यवसाय से कम समय में ज्यादा लाभ मिलता है और इसीलिए प्रदेश के युवा इस व्यवसाय को अपनाने में काफी रुचि भी ले रहे हैं। लेकिन मुर्गियों के अच्छे विकास के लिए ये जरूरी है कि मुर्गियों और चूजों की देखरेख सही तरीके से की जाए, नहीं तो पोल्ट्री फार्म में कभी कभी कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। और इसीलिए मुर्गियों और चूजों की देखरेख को कैसे करना है, इस पर जानकारी दे रहे हैं लोहास विश्वविद्यालय हिसार के पशु चिकित्सक डॉक्टर NK महाजन। मुर्गी पालन व्यवसाय किसान भाइयों के लिए एक अच्छा मौका है, जिसके द्वारा वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है और व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कितने मुर्गी फार्मिंग आपको शुरू करनी है, कितने हज़ार से शुरू करनी है, उसके हिसाब से हम भी मान के चलते हैं कि एक मुर्गी के लिए कम से कम 1 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कितने आप जगह के हिसाब से उतने में आप शेड बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा हैचरीज नॉर्थ इंडिया में हरियाणा में ही है, तो वहाँ से आप चूजा खरीद सकते हैं और उनको एक दिन का चूजा आपके फार्म पे लाना होता है।
अपने प्रदेश में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव मुर्गियों की शारीरिक बढ़वार एवं उनके अंडा उत्पादन पर पड़ता है। तो इस ठंड के प्रकोप से मुर्गियों को बचाने के लिए जरूरी है कि इनके आवास में सीधे ठंडी हवा के प्रवेश को रोकना होगा। साथ ही आवास के अंदर लिटर एवं प्रकाश का भी उचित तरीके से प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में जब तापमान कम होता है तो हमें उनकी बुखारी वगैरह जला के या हीटर वगैरह जला के उस तापमान को वहाँ तक लाना होता है, ताकि चूजे आने से पहले वो तापमान 90 से 95 डिग्री के बीच में हो जाए। और फिर चूजे आ गए तो उसके बाद उनको गुड़ का पानी दे दीजिए। 1000 चूजे हैं तो 1 किलो गुड़ एक पानी में पिला के 2-3 घंटे के लिए पिलाएं। उसके बाद उनके लिए पानी के बर्तन रखें, ताकि 100 चूजों पे एक बर्तन कम से कम पानी का होना चाहिए। 4 से 5 दिन में हमें रानीखेत बीमारी का टीका चूजों को लगाना होता है। उसके 2-3 तरीके हैं लगाने के। आप आँख में डाल सकते हैं 1 बूंद, या उसके नाक में डाल सकते हैं, या फिर पिला सकते हैं। तीनों तरीकों में जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये टीका पिलाएं तो उससे बचाव हो जाएगा और उसमें बीमारी आने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा है गंभीरों की बीमारी, जो 12 से 13 दिन में उसका टीका हमें दोबारा से इनको पानी में पिलाना होता है। इसके साथ ही मुर्गियों को आहार में मौसम के अनुरूप देने की जरूरत होती है, तभी उनकी वृद्धि एवं विकास अच्छी तरह से होगा। जो दूसरी किस्म की फार्मिंग होती है वो लेयर अंडे की फार्मिंग होती है। उसमें थोड़ी सी ज़रूरत पैसों की भी ज़्यादा होती है, उसमें व्यवसाय शुरू करने के लिए जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो मुर्गियाँ लंबे टाइम तक हमें रखनी पड़ती हैं। वो कम से कम 1-1.5 साल तक हम उसको रखना पड़ता है। तो उसके थोड़ी सी सावधानियाँ अलग किस्म की होती हैं, उसके टीके भी ज़्यादा किस्म के होते हैं। बीमारियाँ ज़्यादातर मुर्गियों में 2-3 कारणों से आती हैं। सबसे ज़रूरी है कि तापमान आपका कैसा रहता है शेड के अंदर, क्योंकि पहले 3 हफ्ते में हमें इनको तापमान जितनी ज़रूरत है उतना देना पड़ता है। पहले हफ्ते में 90 से 95 डिग्री, फिर हर हफ्ते 5-5 डिग्री कम करना पड़ता है। अगर बीच में तापमान में उप-चूक हो जाती है तो इनको सांस की समस्या बहुत जल्दी बनती है, और आज के मौसम में खासकर सर्दियों में तो सांस की समस्या बहुत ही अधिक खराब रूप से आ जाती है, और बहुत ज़्यादा मृत्यु दर भी बढ़ जाता है कई बार। तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरा, जो बुखारी हम लगाते हैं उसमें धुआं आदि ना बने। और तीसरा ये कि जो बुखारी जलती है, आग जलती है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से 1-2 जगह से ऑक्सीजन आने की जगह खुली रहे, ताकि वो ऑक्सीजन ताज़ी हवा अंदर जाती रहे और गैस अंदर इकट्ठी ना हो। क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में क्या होता है, चारों तरफ से किसान भाई शेड को पॉलीथीन से बंद कर देते हैं, उसकी वजह से अमोनिया गैस भी अंदर जमा होने लगती है, और उसकी वजह से भी CRD की समस्या, सांस की समस्या बढ़ जाती है। रानीखेत की बीमारी दोबारा से आने लगी है। एक वायरल होता है, या CRD है, या सांस की बीमारी है, वो ज़्यादा है। गीला हो जाता है अंदर शेड में तो फिर कॉक्सीडियोसिस की बीमारी होती है, जिसमें खूनी दस्त हो जाते हैं, वो समस्या हो जाती है। और इकोलाई की समस्या तो बहुत कॉमन है, क्योंकि ये कीटाणु उनके बीच में निकलता है और उससे पानी के माध्यम से दूसरी जगह से उनके अंदर चला जाता है। साफ सफाई जितना आप रखेंगे, पानी में भी क्लोरीन की टेबलेट, जब आप टीकाकरण नहीं कर रहे हैं तो क्लोरीन की दवाई टेबलेट उसमें डालेंगे, या और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनका प्रयोग आप पानी में कर सकते हैं, ताकि कोई कीटाणु पानी के माध्यम से चूजों में बीमारी ना करे, तो हम उन बीमारियों से हम चूजों को बचा सकते हैं। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कुरुक्षेत्र के कृषक नवरीत सिंह ने। इनके यहाँ मंडी में आलू अधिक मात्रा में आने से अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो नवरीत सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हरियाणा और पंजाब का आलू इस बार बुरी तरह से पिट रहा है।
बम्पर पैदावार ने आलू उत्पादकों की परेशानी बढ़ा दी है और आलू का रकबा बढ़ जाने से फसल की बेकदरी और ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब में कंपनियों ने आलू खरीदने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके चलते कुरुक्षेत्र की थोक मंडी में हरियाणा और पंजाब से रोजाना 30,000 कट्टे आलू की आवक हो रही है, लेकिन दाम महज 200 से 350 रुपए प्रति क्विंटल। मसलन लागत भी पूरी न होने से किसानों को मोटा घाटा हो रहा है। पटियाले भी मंदा आरती जी रेट पूरा ते उदों मगर उरे आए असीं उरे पर पटियाले नूं थोड़ा मोटा ठीक आ, पर जी कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा। महंगाई बहुत हो गई ते खर्चा बहुत हो रहा, लेबर का खर्चा बहुत पै रहा। 2.5-3 4 कट्टे किले च पै रहे ने जी, यूरिया पै रहा ते स्प्रेहां 5 स्प्रेहां हो रही ने जी, ते कोई आलूआं दा कोई पल्ले नहीं पै रहा किसी दे भी कुछ भी। क्या रेट भी रेट भी उरे भी घटे जी, रेट उरे भी 3 रुपये 3.5 रुपये चल रहा जी। बस पंजाब में नहीं बिक नहीं रहा जी। पंजाब में तो बहुत मंदा, उत्थे तो कुछ नहीं बस रहा पंजाब से। आलू तो भाई मुफ्ती हो रहा है इस टाइम, लागत से जो है 10% भी लागत पूरी नहीं हो रही। 200 से 250 रुपये आलू बिक रहा है प्रति एकड़, मान लो 20,000 रुपये निपट रहे हैं। और ये ऐसे कि सबसे जो है बड़ी मंडी आलू प्याज की, इसमें मतलब आलू की जो आज इस सरकार में दुर्गति हुई है कभी आज तक नहीं हुई। लागत जो है कम से कम 30-40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आती है और 15-20 हज़ार रुपये का जो आलू है रेस्ट। कुरुक्षेत्र की पिपली आलू मंडी इस समय आलू से ठसाठस है। चारों ओर आलू के ढेर लगे हुए हैं, लगातार आवक जारी है। दरअसल इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है। आलू के रकबे में भी इजाफा बताया जा रहा है, लिहाजा इस बार आलू के अंबार लग गए हैं। कुरुक्षेत्र की पिपली मंडी इस इलाके में आलू का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहाँ इस बार आलू की जबरदस्त आवक हुई है, लेकिन दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं। इन दिनों आलू 200 से 350 रुपए क्विंटल बिक रहा है। किसानों की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही, लिहाजा आलू उत्पादक किसान बेहाल हैं। के जो है ना खूब आपके बिजाई हुई है, ज्यादा इतनी बिजाई हुई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिस आदमी ने नहीं कभी लगाया था, जिस किसान ने, अब के उसने भी आलू लगाया है। अब हमारी मंडी पिपली मंडी में रोज लगभग 30,000 कट्टा आ रहा है अपना हरियाणा का और पंजाब का। पंजाब में मंदा होने के कारण सारा माल यहीं आ रहा है और रेट कुछ है नहीं, जिमीदारों का कुछ नहीं बट रहा। 200 से लेके 300 रुपये तक आलू बिक रहा है। किसान का खर्चा आ रहा है 35-40 हज़ार रुपये और बांट रहा है 20,000 रुपये, और इतना नुकसान है जिसके कोई हिसाब ही नहीं। ये तो बाहर से लोग खरीदने वाले आ गए, कोई यूपी बिहार से, इसलिए माल ये बिक रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये बिकता ही ना, ऐसे ही पड़ा रह जाता माल। कुरुक्षेत्र की पिपली मंडी में पिछले साल 3,74,000 क्विंटल आलू की आवक हुई थी, लेकिन इस बार जनवरी में ही आवक का आंकड़ा पिछले साल के आसपास पहुंच गया, जबकि सीजन का 1 महीने से भी ज्यादा समय बाकी है। इसकी वजह है पंजाब से हो रही आलू की आवक। दरअसल पंजाब में कुछ कंपनियां अपने लिए आलू की बिजाई करवाती हैं, लेकिन इस बार इन कंपनियों ने आलू की ज्यादा खरीद से हाथ खड़े कर दिए हैं। नतीजतन पंजाब का आलू इस बार ज्यादा मात्रा में कुरुक्षेत्र की पिपली मंडी पहुंच रहा है। ज्यादा आवक ने रेट को कम कर दिया है। आलू प्याज के लिए बहुत मशहूर मंडी है, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से पिपली की जो है आलू प्याज की मंडी है, इसमें आल हरियाणा का आलू और पंजाब का आलू आकर बिकता है। देखा आलू बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है। आज की डेट में आलू 150 रुपये क्विंटल से लेकर तकरीबन 300-325 के करीब आलू बिक रहा है। जिमीदार बहुत परेशान है, आड़ती भी बहुत परेशान है। और आलू का जो पिटने का मेन कारण है, पिछली बार पंजाब से मंडी में कम आलू आया था, अब की बार आलू बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जो पंजाब में कंपनी ने आलू बिजाई करवा रखा था, उस टाइम तो ये कंपनी बीज भी देती थी, खाद भी देती थी, भाई इस तरीके से आलू लगाओ, हम इसको इस रेट में ले लेंगे। लेकिन अब की बार जो पंजाब की कंपनियां हैं, उन्होंने वो आलू फाइल कर दिया, और जब वो आलू वहाँ पर फाइल हुआ और आलू की वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो गई, उसको कोई किसी भी भाव में खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब वहाँ के जिम्मेदारों ने एक स्कीम बनाई भी, क्यों ना हम इस आलू को पिपली मंडी में लेकर जाएं। वो वहाँ से यहाँ लेकर आए। यहाँ आलू आकर
यहाँ जो लोकल हरियाणा का जिम्मेदार है हमारा, वो तो पूरी तरह पीट ही चुका था। यहाँ पर पंजाब का आलू नहीं आ रहा था, यहाँ पर आलू तकरीबन 400, 500, 550, 600 रुपये क्विंटल आलू बिकता था। जब पंजाब से आना आलू शुरू हो गया तो एकदम आलू का रेट बिल्कुल नीचे गिर गया, इसीलिए आलू की ये बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आजकल के जो चर्चा चल रही है आलू को शीतगृह में कब रखा जाए, कैसे रखा जाए, किसानों के लिए एक समस्या हो गई है। जैसा किसानों का विचार है कि इन दिनों तो हमारे आलू के भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है कि अपने शीतगृह में आलू रख दें और जब उनको भाव अच्छा मिले तो उसको बेचें, यानी बाजार में उतारें। अब रही सवाल कि ये सावधानियां कुछ हम देना चाहते हैं कि जो किसान शीतगृह में रखना चाहें आलू, वो उस आलू की, जैसे कि आजकल पढ़ाई चल रही है, खुदाई चल रही है, ऐसी स्थिति पहले गजरा कटा हुआ है, अगर गजरा नहीं कटने के बाद उसको कम से कम खेत में छोड़ दें और 10 दिन के बाद फिर खुदाई करें। अब फिर खुदाई करने के बाद उसको ताकि मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाए। कुछ किसानों की भ्रम है कि इसी पानी लगा के सिंचाई करते हैं, तो मैं किसानों को राय देता हूँ कि कभी भी आलू में पानी लगा के नहीं करना चाहिए। उससे मिट्टियाँ आलू पर चिपक जाती हैं तो उनकी थोड़ा सा क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आलू आप गजरे कटने के बाद अगर 10 दिन रखते हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि जो छिलके हैं उनके आलू के ऊपर के वो सख्त हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन यातायात में वो डिस्टर्ब नहीं होते। और नए आलू थोड़ा सख्त हो जाते हैं तो उनको कोल्ड स्टोर में भेजने में या राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बकरियों में होने वाली बीमारियों के कारण लक्षण और उसका निदान। विभिन्न फूलों की खेती कर रहे गांव बीट सूजरा की सफलता की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।